नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं प्रिंस भारद्वाज एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मिशन इंस्पेक्टर बैच की सीरीज में। आज हमारा 78th डे यानी कि 78th मॉक टेस्ट और जो कि हमारा है स्टेनो स्पेशल। मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि जो अभी हमारे एग्जाम्स हुए थे दिसंबर में जो स्टेनोग्राफर के, हम पहले वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसी को हमने 25-25 के पार्ट्स में या सेगमेंट में हमने उनको डिवाइड किया हुआ है और हम एक एक करके वो सारे एरर और उन टाइप्स के एरर देख रहे हैं। अब जो मैं लास्ट में आपको 80 के बाद की जो सीरीज कराऊंगा, लास्ट अगर मैं बात करूं 220 सेट्स की, तो वो 20 सेट्स में आपको जो आने वाले पेपर है उनको एग्जामिन करके पढ़ाऊंगा। मतलब कहने का कि जो पेपर में देखा गया है कि अभी तक मेंस में ये पॉइंट्स ज़्यादा पूछे गए हैं, अभी तक जितने मेंस हुए हैं, चाहे वो सीजीएल का हो चाहे वो सीपीओ का हो, उनके मेंस में जो जो क्वेश्चंस आए हैं हम उनके ऊपर टारगेट ज्यादा करेंगे। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस, ना कि वो, है ना, वो मेरे खुद के बनाए होंगे। वो मैं आपको 81 में जब मैं पढ़ाऊंगा सेट में तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो 78, 79 और 78, 79 और 80 ये तीनों सेगमेंट्स जो होंगे वो हमारे स्टेनो के ही होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिर से आप लोग मेरे साथ के साथ इसके आंसर देने की कोशिश करना। स्टेटमेंट नंबर 1 देखते हैं क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। यानी कि आपके पास जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है उस स्टेटमेंट का आपको डायरेक्ट बनाना है। अच्छा, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के या वॉइस के या ग्रामर के पॉइंट्स जो हैं वो इसमें ज़्यादा आ रहे हैं। तो बच्चों, जो स्टेनो का एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है और इसमें इसीलिए जो वॉइस और नरेशन के जो वेटेज होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं एक बार पढ़ना। शी टोल्ड मी दैट शी हैड ऑलरेडी फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, यानी कि हमारे पास हैड ऑलरेडी फिनिश्ड पहले से लिखा हुआ है। अपोजिट बनाते हैं तो सेम टेंस में अपोजिट बनता है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट में लिखा हुआ है, तो जब हम इसको अपोजिट में बनाएंगे तो ये हमारा बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसे बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम सबको पता है सब्जेक्ट के साथ लगता है हैज और हैव, और प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। सो आप पढ़िए, पहले में विल हैव है गलत, दूसरे में हैड है गलत, तीसरे में फिनिश्ड है गलत, और फोर्थ में हैव है, ये बिल्कुल यहां पर क्या है भाई? करेक्ट है। ठीक है, और मैं आपको ऑलरेडी ये बात बता भी चुका हूं कि जब इसका अपोजिट बनाते हैं ना तो 3 क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि हैड का आंसर हैड में भी होता है, हैड का आंसर V2 में भी होता है और हैड का आंसर हैज हैव में भी होता है। तो इन तीनों टेंस में से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं। राइट, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव फॉर्म, यानी कि आपको इस लाइन का पैसिव फॉर्म बनाना है। लिखा हुआ है द शॉपकीपर लिफ्टेड द शटर टू ओपन हिज शॉप, तो लिफ्टेड वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी बच्चों? सेकंड फॉर्म हो गई। सेकंड फॉर्म का आंसर हम सबको पता है किसमें होता है? वॉज और वर प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। खत्म। अब फर्स्ट में पढ़ो, इज लिफ्टेड है गलत, सेकंड में इज बीइंग है गलत, फोर्थ में विल बी है गलत, और थर्ड में और फोर्थ में हमारे पास वॉज लिफ्टेड है जो बिल्कुल सही है। ठीक है, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। अगला देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव फॉर्म। देखते हैं क्या बनेगा पैसिव। वर यू लाफिंग एट द पुअर मासेस। आप पढ़िए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वॉज और वर के साथ V4 है, तो हमने ये पहले भी देखा हुआ है कि वॉज और वर के साथ जब भी V4 आता है तो उसका आंसर दिया जाता है वॉज और वर के साथ बीइंग, और बीइंग के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो आप पढ़ो, फर्स्ट में बीइंग है लेकिन इसके अंदर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या लिखी हुई है? आर गलत है, दूसरे में हैव का कोई मतलब नहीं है, तीसरे में वर सही है, और फोर्थ में हैड का कोई मतलब नहीं है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर द पुअर मासेस बीइंग लाउड एट बाय यू, क्योंकि लाउड के साथ या लाफिंग की फॉर्म के साथ एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। आपके पास A, B, C और D सेगमेंट लिखा हुआ है। आप पढ़ के देखो, जब भी ऐसा सेगमेंट आता है सबसे पहले तो इसको अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। बहुत सारे बच्चे इसको PQRS भी बोलते हैं, ABCD भी बोलते हैं, ऑल आर करेक्ट, सब कुछ सही है इसमें।
अब आप इसको बनाओ, इसका प्रेफरेंस क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, यहां से लेके यहां तक पूरा पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस का सेंस कैसे है। पढ़िए मेरे साथ के साथ एक बार। लिखा हुआ है तेलुगु मूवी इंडस्ट्री इज प्राउड ऑफ मेनी ग्रेट प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियंस। ठीक है, सावित्री वॉज वन सच ग्रेट आर्टिस्ट हु इन्फ्लुएंस्ड तेलुगु मूवी इंडस्ट्री सिंगल हैंडेडली फॉर मैनी ईयर्स। हर इनिशियल इंटरेस्ट वॉज इन डांस, सो शी लर्नड dance before entering the movies. She is still worshipped for her matchless expressions and dialogues delivery. ये तो मुझे लाइन से ही लिखा हुआ दिख रहा है, तेलुगु मूवी वाली के बाद ही ये लाइन है, इसी के बारे में ये बोल रहा है, इसी के बारे में ये बोल रहा है कहीं ABCD? ये रहा थर्ड ऑप्शन में है, क्या लिखा हुआ है भाई? ABCOD। हर इनिशियल इंटरेस्ट वॉज इन डांस, सो she learned dance before entering movies. she is worksheet, बिल्कुल सही है, C के बगल में D ही आएगा। ठीक है भाई, सो फर्स्ट वाली लाइन, सेकंड वाली लाइन, थर्ड वाली लाइन, फोर्थ वाली लाइन बिल्कुल सीक्वेंस से लगी है। ये वैसे बहुत रेयर होता है, ध्यान रखना। अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन इडियम। योर गेस इज एज गुड एज माइन। पता आपको इसका क्या सेंस होता है? जब आपके पास बोलते हो कि टू हैव नो सॉल्यूशन, क्या होता है भाई? टू हैव नो सॉल्यूशन, यानी कि जब आपके पास कोई सॉल्यूशन ना हो। टू गेस एन इनक्रेडिबल आइडिया गलत है, टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर, यही तो हो गया हमारे पास कि जब आपको किसी चीज का सॉल्यूशन ना मिल पाए, आंसर ना मिल पाए, तब बोला जाता है योर गेस इज एज गुड एज माइन। ठीक है, चलिए फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड इज द राइट ऑप्शन। अगला, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव फॉर्म। देखते हैं जरा इसका पैसिव फॉर्म कैसे बनेगा। द इंटरफेरेंस ऑफ द पुलिस फोर्स वुड हैव कंट्रोल्ड, तो आप सबको पता है वुड हैव कंट्रोल्ड द सिचुएशन। इसका आंसर किसमें बनेगा? वुड में बनेगा, प्लस में हैव में बनेगा, और हैव के साथ बीन में बनेगा, और बीन के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म बच्चों? थर्ड फॉर्म। तो पढ़ लो किस किस में। पहले में है वुड हैव बीन है, दूसरे में कुड बी, तीसरे में कुड हैव, और फोर्थ में कुड बी गलत है। सिर्फ फर्स्ट में वुड हैव बीन कंट्रोल्ड लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान देंगे। चलिए अगला, शी टोल्ड मी। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको इसका डायरेक्ट स्पीच बनाना है। पढ़ोगे कि ही टोल्ड मी दैट ही वुड हैव फिनिश द प्रोजेक्ट बाय द फॉलोइंग डे। जरा देखो कैसे कैसे बनेगा भाई। टुमारो का टुमारो नहीं होगा, सॉरी फॉलोइंग का उल्टा बनाएंगे तो बाय नेक्स्ट डे। विल का कोई सेंस नहीं है। देखो वुड हैव फिनिश्ड है ना, तो इसकी जगह पर विल बना होगा, तभी तो इसका आंसर वुड में होगा। तो विल हैव फिनिश्ड एक ही में, फोर्थ में, फर्स्ट में नहीं है ना। फर्स्ट में तो डायरेक्ट हैव फिनिश्ड है। जब क्वेश्चन में हमारे पास विल प्लस में हैव प्लस में V3 होगा, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच आप नोटिस करिए, मैं इसका वॉइस नहीं बना रहा। वॉइस बनाता तो मैं हैव के बगल में बीन लगा देता। मैं यहां पर बना रहा हूं इसका क्या, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। तो उस केस में हमें प्रेजेंट का आंसर पास्ट में देना होता है, तो विल का आंसर किस में आ जाता है? वुड में। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। अगला पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑल्दो वंस बॉडी लैंग्वेज इज वेरी पावरफुल मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, we express our thoughts verbally or dash through language, which is our main way to communication, hyperbolically, meaningful, ironically और textually। आप पढ़ो, सेंटेंस में सेंस आ रहा होगा, वर्बली भी कर सकते हैं और टेक्सुअली भी कर सकते हैं, मतलब किसी को लिख कर भी अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हाइपरबॉलिकली आपने सुना होगा, हाइपर का मतलब ही ज्यादा होता है, तो इसका मतलब एग्जेग्रेट में होता है। इसमें होता है भाई एग्जेग्रेटेड में होता है, ठीक है, एग्जेग्रेट में होता है। या फिर आपने इसको अगर मैं बोले तो ओवर स्टेटेड के लिए भी यूज करा जाता है। ओवर स्टेटेड, कोई चीज हद से ज्यादा हो, ठीक है। पेनफुली आपने सुना होगा, हार्मफुली का ही सेंस होता है, यानी कि हार्मफुल। आयरोनिकली आपने सुना होगा, जब कोई क्या बोलते हैं इसको, जैसे मजाक में कोई बात बोलता है ना, यानी कि सेइंग इन अ जोक, है ना। अगला क्या लिखा हमारे पास, टेक्सचुअली, तो आंसर ही था। क्लियर हो गया। सो फोर्थ इज द राइट ऑप्शन, एर्थ का। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है।
कि वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स। आपको स्टेटमेंट बताना है कि किस पोर्शन में एरर हो सकता है। बट ये लिखा हुआ है कि वन ऑफ द ग्रेट रिवर्स ऑफ चाइना होंगहू ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द ईस्टर्न फेस ऑफ तिब्बत। ठीक है, हुआंग हू जो है, हुआंग हू एक रिवर का नाम है, और आप सबको पता है कि उसके साथ जब भी आर्टिकल लगेगा तो आर्टिकल कौन सा लगेगा? द, है ना। जैसे आपने गंगा के लिए सुना होगा कि हम उसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। तो किस पोर्शन में गलती है? सी में, सी में, है ना। तो थर्ड इज द राइट ऑप्शन। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? सेलेक्ट द गिवन सेंटेंस इन द गिवन सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट। फिर से वही है, सेम एरर है, देखते हैं। When I saw her, she write a poem with full intention। अच्छा, सो प्रेजेंट है, पास्ट है सर, तो पास्ट है, ऐसे ही पता चल गया। राइट यहां पर गलत है। अब गलती से राइट का राइट्स मत कर देना, क्योंकि ये भी प्रेजेंट को डिनोट करेगा, तो आप पास्ट में डिनोट करोगे, इसका मतलब आंसर हो जाएगा रॉट। ठीक है, तो किस पोर्शन में गलती हो जाएगी हमारे पास? ए पोर्शन में। राइट गलत है, राइट की जगह पर आंसर आ जाएगा रॉट। अगला, select the correct alternative form from the given sentence that correctly changes। जरा देखते हैं इस लाइन को कैसे हम लोग नरेशन में चेंज करते हैं कि the head ministers said what is a what a performance। ठीक है, head mistress said what a performance। जरा देखो कैसे बनेगा। अच्छा ठीक है, आप पढ़िए, आपके पास ये एक फ्रेज है और मैंने आपको सिखा रखा है बहुत बार कि फ्रेज को सेंटेंस में कन्वर्ट कर लो। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, परफॉर्मेंस की बात कर रहा है, यानी कि हमारे पास नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के लिए इट आता है। तो आप पढ़ो, यहां पर क्या लिखा हुआ है? इट वॉज अ ग्रेट परफॉर्मेंस। कभी भी एक्सक्लेमेटरी का हमें जब भी क्या बनाना होगा? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो एक्सक्लेमेटरी का आंसर जो होता है वो अफर्मेटिव में दिया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो सेकंड इज द राइट ऑप्शन। अगला पढ़ते हैं, हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम। जरा आपको इस वर्ड का सिनोनियम बताना है। रिकम्बेंट का सिनोनियम क्या होता है? ठीक है, रिकम्बेंट का अपस्टैंडिंग, प्रोस्टेट, अपराइट और रिव्यू। बताइए इसका मतलब ऐसे किसके सेंस में होता है कि लेइंग ऑन ग्राउंड, है ना, यानी कि ग्राउंड की ओर देखना या फिर उसकी ओर लेटना, है ना। तो डाउनवर्ड्स का सेंस होता है इसके लिए आप लोग डाउनवर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, डाउनवर्ड का सेंस है। और आपको इसका एग्जैक्ट सिनोनियम बताना है ना, तो इसके लिए आप तो एक तो सबसे पहले प्रोस्टेट वर्ड यूज करते हो। ठीक है, वर्ड याद रखो। और एक वर्ड शायद स्पाइन यूज होता है इसके लिए। ठीक है, ये वर्ड भी यूज होता है। अच्छा, अब स्टैंडिंग किसके लिए होता है भाई? अब स्टैंडिंग यूज होता है ऑनेस्ट के लिए। इसके लिए ऑनेस्ट के लिए या फिर ऑनरेबल के लिए। ठीक है, अच्छे वे में ये वर्ड यूज होता है। और इसी का अपस्टैंडिंग का अपोजिट पूछता, यानी कि एंटोनियम पूछता, तो आप इसके लिए क्रुक वर्ड यूज करते, है ना, झूठा एक तरह में, क्रुक। और डिसऑनेस्ट भी बोल सकते हो, बिल्कुल सही है। डिसऑनेस्ट भी इसका अपोजिट वर्ड हो जाता है ना। इवन अपराइट भी इसका सिनोनियम हो सकता है। अपराइट भी इसका सिनोनिम हो सकता है। अपराइट हो गया, अपस्टैंडिंग हो गया। ठीक है, प्रोस्टेट यहां पर इसका एग्जैक्ट सिनोनियम है किसका? रिकम्बेंट का। क्लियर आंसर हो गया भाई। और स्पाइन भी आप वर्ड याद कर लेना, तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला पढ़ते हैं। हमारे पास 13 सेंटेंस क्या बोल रहा है कि वीनस डिडंट हैव एनी मून्स और सैटेलाइट्स और इवन अ डैश फील्ड। तो पढ़ के भी पता चल रहा होगा, वैसे पूरा पढ़ लेते हैं। बट इट डिड have an atmosphere sort of similar to Earth's, expect it was super hot। तो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है ना कितनी बार, क्योंकि म्यूजिक से रिलेटेड होगा कोई सेंस नहीं, पैडागोजी से रिलेटेड होगा कोई सेंस नहीं है, ग्राफिकल से रिलेटेड होगा ग्राफ से, तो इसका कोई सेंस नहीं है। तो मैग्नेटिक की वजह से पता चल रहा होगा, फील्ड की वजह से पता चल रहा होगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक का सेंस है। क्लियर हो गया। चलिए एक बार आप 14 सेंटेंस पढ़िए और एक बार आंसर देने की कोशिश करिए। पढ़िए भाई, दिया आंसर। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट। हुज पेरेंट्स? आई नो अ पर्सन हुज पेरेंट्स लिव इन मिलान।
whose पेरेंट्स व्हाट पेरेंट्स, ये क्या लिख दिया इसने? दो ऑप्शन सेम कैसे हो गए? ये बाय मिस्टेक लिखा होगा बच्चों, इसमें कुछ ना कुछ फर्क होगा। चलो आंसर तो whose ही होगा, कोई नहीं, वो मैंने चेक नहीं करा होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है ना, टाइप करने में प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं, सेंस तो समझ में आ रहा था ना कि आंसर हुज में ही होगा। अरे यार सॉरी, हुम लिखा है पहले में, हुम लिखा हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया, हुज लग रहा था मुझे, लाइटिंग की वजह से बहुत बार बच्चों हो जाता है। चलिए करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा? सेकंड। अगला पढ़ते हैं फिर से। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द रेन विल नॉट हैव स्टॉप बिफोर द मैच बिगिन। आप पढ़ो, हैव के बगल में स्टॉप लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप सबको पता है हैव के बगल में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी, तो इसलिए आपके पास जो गलती हो जाएगी वो फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एडवर्ब भरना है। ही इज गुड डैश, पार्शली, इनफ, रेदर और टुगेदर। यार गुड के बाद इनफ ही तो आएगा, ही इज गुड इनफ, और वैसे भी एक लौता एडवर्ब होता है जो एडजेक्टिव के बाद आता है ना। सो सेकंड इज द राइट ऑप्शन। अगला पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है सेंटेंस की, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम। आपको सिनोनियम बताना है। टेसिटर्निटी, ठीक है, टेसिटर्न। अच्छा, टेसिटर्न किसको बोलते हैं भाई? टेसिटर्निटी का सेंस होता है, आपने सुना होगा, कम बोलने की जिसमें क्वालिटी होती है, यानी कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग रिजर्व्ड, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा सा कम बोलता है। अब यानी कि कम बोलने वाले की बात कर रहे हो तो ये अनटॉकेटिव हो सकता है ना, उसके बाद अनकम्युनिकेटिव हो सकता है, कम्युनिकेटिव हो सकता है, उसके बाद रेटिसेंट हो सकता है, बिल्कुल सही है ना, उसके बाद साइलेंस भी तो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? साइलेंस। पढ़िए, फोर्थ ऑप्शन यही है ना। और टॉकेटिव इसका एग्जैक्ट एंटोनियम था। क्या था भाई? एग्जैक्ट एंटोनियम था, ठीक है। और टैक्टिक तो तरीका होता है, एक तरह का स्ट्रेटेजी बोलते हैं इसको, स्ट्रैटेजी बोलते हैं, ठीक है भाई। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो रिजर्व्ड व्यक्ति होता है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड एंड गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन। कौन सा वर्ड अंडरलाइन है? यही होगा बच्चों, हाँ यही है, ठीक है। आई स्टेड इन माई होम टाउन विद माई पेरेंट्स इन पैंडमिक होगा ना, करेक्ट हो गया। सो सी वाला ऑप्शन, इन द पैंडमिक, इन द पैंडमिक, ठीक है, द तो लगा ही हुआ है। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। बना लेते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। क्या लिखा हुआ है कि ही सेड शैल आई एवर रीच माई डेस्टिनेशन। तो आपको पता होना चाहिए शेल और विल का दोनों का आंसर होता है वुड में, इसमें आंसर होता है वुड में। पहले में शेल लिखा है गलत, दूसरे में शेल लिखा है गलत, तीसरे में वुड लिखा है सही है, फोर्थ में शेल लिखा है गलत। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड इज द राइट ऑप्शन। अगला पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस। जरा देखते हैं। द डे इज लॉन्गर देन ईयर ऑन वीनस। अ डे इज लॉन्गर देन द ईयर, अ डे इज लॉन्गर देन द ईयर, ये वाला कोई सेंस नहीं है। अ डे इज लॉन्गर देन अ ईयर बिल्कुल हो सकता है, ऑल डे इज लॉन्गर नहीं होगा, डे इज लॉन्गर द ईयर गलत हो गया। यही सही है कि अ डे इज लॉन्गर देन अ ईयर ऑन वीनस, यानी कि वीनस पे एक दिन जो होता है वो एक साल से भी ज्यादा का माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। लिखा हुआ है द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक बेड रेस्ट एंड ईट न्यूट्रिशियस फूड। अरे पढ़ो यार, ये क्या लिखा था हमारे पास? इंपैरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन था, तो हम सबने पढ़ा हुआ है। इंपैरेटिव में ना एक बात का ध्यान रखना होता है कि आपको आंसर दिया गया होगा इन्फिनेटिव विद टू में ना, तो इसका जो क्वेश्चन होगा वो इन्फिनेटिव विदाउट टू में होगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। पढ़ो, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, ठीक है। और आप बना के देख लो, यही आंसर बनेगा फर्स्ट वाला। चलिए अगला देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। दिस नैरो लेन विल टेक यू टू योर डेस्टिनेशन। माइल्ड, ब्रॉड, स्लेंडर और स्ट्रेट। अगर सिनोनियम पूछा होता तो स्लेंडर आंसर होता भाई, ध्यान रखता। इसका मतलब होता है नैरो, और ब्रॉड मतलब होता है बड़ा, है ना, अपोजिट वर्ड है, कोई भी इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगला,
सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। एक काम करेंगे, जब मैं 81 से शुरू करूंगा ना तो उसमें वॉइस और नरेशन अब हटा दूंगा, क्योंकि मैं खुद थक चुका हूं। बट मेरा मानना है कि अगर मैंने आपको ढंग से पढ़ा दिया तो देखो आपसे ना गलती ना हो एग्जाम में किसी भी वजह से। पढ़ो, वी हैव रीऑर्गेनाइज द डिपार्टमेंट ओवर द लास्ट ईयर। तो हैव रिकॉग्नाइज्ड पैसिव वॉइस बनाना है तो हैज हैव के साथ हमें यूज करना होता है क्या, बीन। तो आप पढ़िए, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में है। द डिपार्टमेंट हैज बीन रीऑर्गेनाइज्ड। अगला, the given sentence is divided into 4 segments. If we were meeting at 6 p.m. we will have plenty of time. तो आप पढ़ो, will लिखा हुआ है, गलत है, क्योंकि जब आपको पता है यहाँ पास्ट है तो यहाँ पर भी आंसर पास्ट में होगा, तो वुड का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वी वुड। अगला, एग्जेग्रेट का एंटोनियम बताना है। एग्जेग्रेट क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर, अपोजिट बताइए। एम्फेसाइज क्या होता है, किसी चीज को स्पेशल ध्यान देना, यानी कि स्पेशल इंपॉर्टेंस देना होता है एम्फेसाइज करना, ब्रीफ के लिए भी बोला जाता है। एम्बलिश आपने सुना होगा, किसी चीज को डेकोरेट करना, डेकोरेट मतलब किसी चीज को और अच्छा बना देना, है ना। नेग्लेक्ट मतलब होता है नेग्लिफाई। अच्छा था, अंडरस्टेट पढ़ो, अभी मैंने आपको ना ओवरस्टेट पढ़ाया था, अभी पढ़ाया था ना, शायद अभी पढ़ाया था, एक देखें अभी पढ़ाया था मैंने, कोई सिनोनियम एंटोनियम था जिसमें सेम क्वेश्चन था, ठीक है। एग्जेग्रेट ये रहा, ओवरस्टेट लिखवाया ना, देखो ओवरस्टेटेड है ना, हाइपरबोलिकली का मैंने मीनिंग बताया। अब आप उसमें भी पढ़िए, लास्ट में हमारे पास, ठीक है, अपोजिट पूछा है तो अंडरस्टेट है ना। अंडरस्टेटेड जो होता है, जो ना कमियों को भी बताता है। एक होता है जो बातों को बढ़ा चढ़ा के बताता है, एक होता है जो अपने जो भी कमियां होती हैं उनके ऊपर बात करता है, या फिर जो एक तरह का चीजों को एग्जैक्ट बताता है, तो उसको अंडरस्टेट बोला जाता है। सो 15th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड। चलिए भाई, हमने आज अपना 78th डे जो है वो कंप्लीट करा, और हमारे 2 और सेट रह गए हैं स्टेनो स्पेशल। उसके बाद हम अपना लास्ट जो फ्रेज होगा हमारा 81 से लेके 100 तक का, उसके अंदर हम लोग थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस की ओर भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, आप जब तक ये पूरी मिशन इंस्पेक्टर सीरीज को देखते रहो, इसको फॉलो करते रहो। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में लिखो, वरना आपको एक क्वेरी के लिए मैंने हमेशा बता रखा है कि आपको हमारे इंस्टीट्यूट का फ़ोन नंबर भी आपको ज़रूर मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप चाहो तो आप वहाँ से भी कॉल करके डायरेक्ट व्हाट्सएप पे हमें अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, चाहे वो आपके किसी भी रिलेटेड हो, आपकी काउंसलिंग से भी रिलेटेड हो, तब भी हम आपकी उसमें हेल्प करेंगे। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।